नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग को क्या करना है, बस चैनल पर विजिट करना है एंड जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, तो आप उसके थ्रू ईजिली अपने चैनल को आप अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। एंड हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना, इन तीनों पेपर्स की क्लासेस आपकी रेगुलरली चल रही है। तो हमने इन तीनों पेपर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना करके रखी है। तो आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है, सिंपली से आपको क्या करना है, आप प्लेलिस्ट पर खोलें, आप पूरी प्लेलिस्ट को ओपन करिए और वहां से आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कि क्या आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखा है? अगर हाँ, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं किया? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करके रखें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप के एंड टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे देंगे। तो आप इजीली हमारे साथ उस चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं ना, लिंक के थ्रू। उससे क्या होगा कि जितने भी क्लास की नोट्स होती हैं, पीडीएफ्स है ना, इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, हम सब कुछ आपको वहीं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। तो आप इसके थ्रू आप इजीली नोट्स वगैरह का एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज यू गाइस ना सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो हमें अपनी लर्निंग को एंजॉय करते हुए क्या करना है हमें बोरिंग, जैसे हमें ये नहीं कि अरे बोर हो रहे हैं हम, हमें ये क्यों करना पड़ा, नहीं, हमें हमें इंजॉय करना चाहिए अपने टॉपिक्स को ना, तब हम उसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आप देख पा रहे हैं ना, लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति, स्वतंत्र भारत में भाषा नीति, हम भाषा को लेकर के क्या हमारे यहाँ नीतियां बनाई गई, क्या प्रोविजंस बनाए गए, क्या पॉलिसीज। तो बिल्कुल आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोगों को एक अपडेट देना है। वो अपडेट क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अपडेट ये है, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। वो अपडेट ये है कि अगर आप लोग 2026-28 वाला सेशन है ना, बीएड का करना चाहते हैं यूपी से, आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आपको हमारे थ्रू, मीन्स हमारे यहाँ से इलाहाबाद से एडमिशन बीएड में करना था, तो डेफिनेटली यू मोस्ट वेलकम गाइस, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। हमें आप जुड़ के हमारे साथ, हम दोनों एक साथ में सीखते हैं, ठीक। तो इसके लिए आपको अपना यूट्यूब चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब करके रखना है। जो अपना ये टेलीग्राम चैनल है ना, इसको भी सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको एक हेल्दी कन्वर्सेशन करनी है ना, और एक हेल्दी तरीके से हमें बातचीत करनी है, तो जरूर से हमें ग्रुप एंड इसी के साथ साथ हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है ना, ये गाइस हमारा, आपका, हम सबका है। तो इसको भी जरूर से ज्वाइन करके रखना है। तो सारी अपडेट्स, सारी इंफॉर्मेशन, नोट्स, पीडीएफ्स, लिंक्स एंड ऑल, सब कुछ हम यहीं पे ही शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप, चैनल है ना, और व्हाट्सएप, तो ये सब कुछ हमें ज्वाइन करके रखना है। साथ ही साथ अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो यूर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड मीट मी। हमने एड्रेस दे करके रखा है, तो जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। आप आइए, हमसे मिलिए और हमसे कॉन्टेक्ट करिए। अगर बाय द वे आप नहीं आ सकते हैं, है ना, आपके पास लाइक टाइम नहीं हो पा रहा इतना मिलने का, तो बिल्कुल आप नहीं भी आ सकते हैं, आप दिए हुए नंबर पे हमसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। नंबर जो 9919590666, एक और नंबर 8090656656। तो हमने 2 नंबर दे के रखा है, आप दोनों में से किसी भी नंबर पे हमें कॉल करके बात कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका परिचय देखते हैं। स्वतंत्र भारत में भाषा की क्या नीतियां हैं। तो इंडिया इज अ मल्टीपल कंट्री विद हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग्स, मतलब कि हमारा जो भारत देश है ना, जो हिंदुस्तान है, एक बहुभाषी देश है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं क्या होती हैं, बोली जाती हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद,
framing a balanced language policy became essential to maintain national unity and promote linguistic diversity। इसका क्या मतलब है कि जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां क्या हैं प्रचलित हैं, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए कि अपनी डाइवर्सिटी को हम यूनिटी में बना करके रखें, अपनी अनेकता को हम एकता में बना करके रखें, तो ऐसी हमें भाषाई विविधता क्या होती है प्रोत्साहित करने के लिए एक संतुलित भाषा नीति बनाना आवश्यक है। और उसी वजह से हमने एक नीति बनाई है भाषा के लिए कि हम आपस में हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी हमारी बोलियां हैं, उसमें आपस में क्या हो, बैलेंस बना रहे, है ना। कोई एक दूसरे को डोमिनेट ना करे, कोई एक दूसरे को ये ना बोले कि हमारी बोली अच्छी तुम्हारी बोली नहीं अच्छी, हमारी भाषा अच्छी हमारी तुम्हारी भाषा नहीं अच्छी। चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी इंग्लिश संस्कृत, है ना। भाषाएं क्या है, चाहे वो भोजपुरी है, मतलब कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली, सब एक दूसरे में क्या है, वो आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकते। तो बिल्कुल एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ कर रखने के लिए ये हमारी नीतियां बनाई गई हैं और यही हमारी स्वतंत्र भारत में भाषा की नीति के रूप में देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं, वो क्या है, आइए हम लोग इस पर एक नजर डालते हैं। मीन्स संवैधानिक प्रावधान किसको लेकर के बनाया गया, जो हमारी भाषा है। सबसे पहला आर्टिकल 343 मीन्स अनुच्छेद 343, यह भाषा को क्या करता है, देखिए ये किसके लिए बेसिकली बनाया गया, तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, मतलब इस संघ की बात करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया। ये हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन ये हमारी संघ की राजभाषा के रूप में क्या किया गया है, हिंदी को देवनागरी की लिपि में घोषित किया गया है। ठीक, दूसरा, हाउएवर इंग्लिश वाज अलाउड टू कंटिन्यू फॉर ऑफिशियल पर्पस, इसका मतलब क्या है, लेकिन अंग्रेजी को भी आधिकारिक कार्यों के लिए क्या किया, जारी रखा गया कि हमारे जो आधिकारिक कार्य हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखिए भाषा से संबंधित जितने भी लाइक आर्टिकल्स है ना, वो हमारे 343 से लेकर के 351 तक, है ना, ये क्या हुए हैं, ये भाषा के लिए बेसिकली बनाए गए हैं और ये भाग 17 से आते हैं, ये भाग 17 में हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो बिल्कुल आर्टिकल नंबर 347 इसमें ये भाग 17 में, और इसमें क्या कहते हैं, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को देवनागरी के रूप में, देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं, इसको घोषित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अब आर्टिकल 345, है ना। अब हम लोग आर्टिकल 345 का अगर हम बात करते हैं, इसमें हमें क्या क्या चीजें देखती हैं। ठीक, तो इसमें स्टेट्स कैन अडॉप्ट देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का संवैधानिक अधिकार देता है। मीन्स भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 345 यह देता है या अधिकार देता है कि राज्य अपनी आधिकारिक भाषा मीन्स अपनी राजभाषा, है ना, इसको चुनने का संवैधानिक अधिकार राज्य के पास प्राप्त होता है। इसके अनुसार क्या होता है कि राज्य का जो विधानमंडल होता है ना, वो कानून बनाकर राज्य में बोले जाने वाली एक या एक से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं या फिर हिंदी को राज्य के सभी या किसी भी प्रशासनिक उद्देश्य के लिए अपना सकता है। बेसिकली ये राज्य को वह अधिकार देता है कि अपनी खुद की राजभाषा वो घोषित कर सकता है, जैसा कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ना कि राज्य अपनी राजभाषा निर्धारित कर सकते हैं। ये भी आपके भाग 17 में ही क्या है, वर्णित है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 346 एंड 356 तो आर्टिकल नंबर 346 टू 47 ये क्या करता है, ये कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 से 347 ना मुख्य रूप से क्या करता है कि राजभाषा, है ना, जो हमारी राजभाषा है और यानी कि जिसके रूप में हम संचार करते हैं, संचार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना स्वास्थ्य से संबंधित है। अनुच्छेद 46 क्या करता है, मैं बताती हूँ आपको।
अनुच्छेद 46 एक राज्य से दूसरे राज्य या संघ के बीच यानी कि केंद्र के बीच पत्राचार की राजभाषा से संबंधित है। ये बेसिकली पत्राचार की सॉरी पत्राचार की पत्राचार की राजभाषा से संबंधित है। मतलब राज्य प्लस केंद्र के बीच में जो पत्राचार किया जा सकता है ना, उसके लिए उसकी राजभाषा के रूप से संबंधित है। इसके अनुसार क्या होता है कि जो भाषा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत है, हाँ, जैसे कि फिलहाल में अंग्रेजी और हिंदी है, ठीक, अभी के लिए हिंदी और अंग्रेजी मानी गई है, तो वही पत्राचार के उपयोग के लिए होते हैं, लेकिन राज्य आपसी सहमति से हिंदी का प्रयोग भी कर सकता है, ठीक। उसके बाद जब अनुच्छेद 47 यानी कि अनुच्छेद 347 की बात करते हैं, तो यहाँ पर यह राज्य का कर्तव्य निर्धारित करता है। कौन? अनुच्छेद 347 कि राज्य का यह कर्तव्य है या फिर राज्य का कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को सुधारे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाए, है ना। इसमें मादक पदार्थों और हानिकारक दवाओं का सेवन पर क्या करना, रोक लगाने का अनुदेश या फिर अधिकार प्राप्त होता है किसके? राज्य के पास। तो हमने देखा 46 और 47 को। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किसको। नेक्स्ट हमारा जो है, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350A। अब इसमें क्या है कि इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद हमारा 350A है ना, ये कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के जो बच्चे होते हैं ना, उनको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाने की सुविधा दी जाती है। मतलब इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट अ प्राइमरी स्टेज, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे हैं, जो एलिमेंट्री एजुकेशन की हम लोगों ने जो बात करी थी, जो प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे हैं ना, तो उनके बच्चों को, है ना, जो प्राइमरी एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं, तो ऐसे अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा प्रदान करता है। और यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य और स्थानीय प्राधिकरण भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करें। तो ये हमें देखने को मिलता है। और 8 शेड्यूल मतलब 8वीं अनुसूची में क्या हमें देखने को मिलता है? 8वीं सूची में देखने को मिलता है कि रिकॉग्नाइज 22 शेड्यूल्स लैंग्वेज, मतलब 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता प्राप्त, है ना। तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, वो कौन कौन सी हैं? जैसे आपका इसमें असमिया होगा, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, है ना। उसके बाद कन्नड़, कश्मीरी, उसके बाद कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधु, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये हमारी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हमारा क्या है क्या नहीं है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, राजभाषा अधिनियम 1963। अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया गया उसमें क्या कहा गया है, जो कि राजभाषा अधिनियम 1963 ये कहता है कि अलाउड continued use of English along with Hindi for official purpose of the union, कि संघ के आधिकारिक कार्यों में, जो हमारे आधिकारिक कार्य होते हैं, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, हिंदी के साथ अंग्रेजी के भी निरंतर प्रयोग की अनुमति दी गई। मतलब हम हिंदी और इंग्लिश को साथ में यूज कर सकते हैं, ये हमारा राजभाषा अधिनियम 1963 का कहना है, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला देखते हैं, त्रिभाषा सूत्र। देखिए गाइस, हमें पॉलिटी नहीं पढ़नी है, जस्ट हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। मीन्स हमारा जो दिया हुआ टॉपिक है ना, बस इतना हमें कर लेना है कि हम अपना एग्जाम लिख पाए। बाकी हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पॉलिसी, एजुकेशन, ये सब सारी चीजें नहीं कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल हमें बस अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग इसको करते हैं बस। तो त्रिभाषा सूत्र है ना, ये क्या कहता है कि इट्स इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 एंड कंटिन्यूड इन लेटर पॉलिसीज, स्टूडेंट्स शुड लर्न रीजनल लैंग्वेज मदर टंग हिंदी इन नॉन हिंदी स्टेट और अनदर इंडियन लैंग्वेज इन हिंदी स्टेट। मतलब इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एक क्या हुआ, एक राष्ट्रीय
क्या इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है, मतलब नेशनल पॉलिसी बनाई गई है शिक्षा पे 1968 में, और वो कंटिन्यू इन लेटर पॉलिसीज, और वो नेक्स्ट पॉलिटीज के लिए क्या किए गए हैं, पॉलिसीज के लिए कंटिन्यू किए गए हैं कि स्टूडेंट्स शुड लर्न, कि जो बच्चे हैं वो सीख सकते हैं रीजनल लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में, हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट के, और अनदर इंडियन लैंग्वेज, जो हमारी दूसरी भारतीय भाषा है ना, अपनी हम जो हमारी कुल मिलाकर के ये कहने का है, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, जो हमारी अपनी मदर टंग है, उसके थ्रू हम अपनी एजुकेशन को ले सकते हैं। कुल मिलाकर के यही कहना है। इसमें विद्यार्थियों को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। सबसे पहला हमें क्या क्या, हमारी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, है ना। इसका मतलब क्या है, हिंदी गैर राज्यों में या अन्य भारतीय भाषा में हिंदी, मतलब वही कि हिंदी प्लस अंग्रेजी और हमारी जो मातृभाषा हम इन भाषाओं में सीख सकते हैं। हमारी त्रिभाषा सूत्र है ना। अच्छा, त्रिभाषा सूत्र को लाया कब गया था, किस मंत्रालय द्वारा या फिर किस आयोग की सिफारिश के द्वारा, एक बार इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। जो आपकी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ना, त्रिभाषा सूत्र है, ये पता है कब लाया गया था, भारत में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1968 में, ये है ना 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिश में, हमने पढ़ा था ना कोठारी आयोग, उसकी सिफारिश पर अपनाई गई थी। और यह एक नीति है जो स्कूल स्तर पर 3 भाषाएं, हमारी मातृभाषा यानी कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है हिंदी और अंग्रेजी, और एक अन्य आधुनिक भाषा विदेशी भाषा, है ना, कोई भी भाषा हो सकती है, इस पर सीखने का जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि बहुभाषावाद, राष्ट्रीय एकता और भाषाई विविधता को बढ़ावा देना। वही ना कि प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड व्हाट एंड मल्टी, हाँ, मल्टी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, मतलब राष्ट्रीय एकता और बहुभाषी दक्षता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो बिल्कुल ये कोठारी आयोग की सिफारिश पर इस फॉर्मूला को लाया गया था, और हमें 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर अगला लैंग्वेज पॉलिसी इन एजुकेशन, है ना। अब लैंग्वेज की जो पॉलिसीज हैं शिक्षा में वो क्या है, सबसे पहले NPE 1968। तो ये जो NPE 1968 है ना, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैं यहाँ पे इसकी हिंदी लिख देती हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ठीक। ये क्या कहती है, ये भी आपकी जो कोठारी आयोग 1964, कोठारी आयोग में अच्छे इसको लिख देती हूँ, कोठारी आयोग 1964 टू 66, 1964-1966 की सिफारिशों पर आधारित थी, और भारत की ये पहली शिक्षा नीति थी। ये जो NEP 1968 थी, ये भारत की पहली शिक्षा नीति थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना था, अनिवार्य शिक्षा, समान अवसर, है ना, 14 वर्ष के बच्चों को उनके लिए अनिवार्य शिक्षा, समान अवसर और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करी जाए, प्लस और एक जो 10+2+3, है ना, जो शिक्षा है ना, इस ढांचे के माध्यम से शिक्षा में अमूलचूल सुधार करना था। ये इस वजह से ये लाई थी, मतलब शिक्षा का आधुनिकीकरण इसके द्वारा कि शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक प्रगति से जोड़ना था। साथ ही साथ 10+2+3 संरचना, पूरे देश में एक समान शिक्षा संरचना का प्रस्ताव, और 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था, मतलब ऐसा प्रयास करना था। और शिक्षक प्रशिक्षण कि शिक्षकों के प्रशिक्षण, योग्यता और बेहतर वेतनमान पर जोर। भाषा नीति हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल देना। त्रिभाषा सूत्र यहीं से ही हमें देखने को मिलता है, इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट NEP 1986, है ना, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये क्या है, ये जो शिक्षा नीति है ये राजीव गांधी, है ना, राजीव गांधी सरकार द्वारा चलाई गई एक क्रांतिकारी नीति थी, ठीक। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और सामाजिक एकीकरण, ठीक, और सामाजिक एकीकरण
है ना, को बढ़ावा देना, और इसमें एससी एसटी महिलाओं इन सभी के लिए समान अवसरों का मतलब शैक्षिक रूप से अवसर इनको समान मिल सके, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और यहीं पर एक आपने शब्द सुना होगा ना, ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। जो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें सुनने को मिलता है, जो या फिर जो ये वर्ड्स ना, ये इसी शिक्षा नीति के अंतर्गत देखने को मिलता है ना। इसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था, मीन्स जोर दिया गया। यही कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जो सुविधाएं हैं, जैसे कम से कम 2 शिक्षक, 2 कमरे ना प्रदान करने का जो कार्यक्रम था, वो यहीं से ही लागू किया जाता है। तो ये राजीव गांधी सरकार का एक क्रांतिकारी नीति थी, जो भाषा को लेकर के बनाई गई थी। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एनईपी 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं? तो इसमें मदर टंग रीजनल लैंग्वेज एज मीडियम एंड इंस्ट्रक्शन टिल ग्रेड 5, प्रेफरेबली ग्रेड 8, मतलब कि एनईपी 2020 में बोला गया कि जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, इसका जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक जो हमारी इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मीडियम यानी जो निर्देशन देने का, जो हमारा इंस्ट्रक्शन देने का जो माध्यम होना चाहिए, वो हमारी हमारी मातृभाषा और हमारा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। मतलब वही संभव हो तो 8 तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में हम शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करें। प्रमोशन ऑफ मल्टी लिंग्विलिज्म मतलब बहुभाषावाद को प्रोत्साहन दिया गया। फिर डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, और यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेजेस के विकास के बारे में भी बात कही गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी। आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसके क्या उद्देश्य थे, क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का क्या पर्पस था। बिल्कुल हम लोग इसी की चर्चा करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है कि प्रमोट्स नेशनल यूनिटी, हमें अब इस नीति को, इस पॉलिसी को लाने का एक उद्देश्य था कि हम अपनी राष्ट्रीय एकता है ना, इसको बढ़ावा दे पाए। हम इसको एक मंच पर, एक जगह ला करके क्या करें, स्थापित करें, बिल्कुल इसी को बढ़ावा देने के लिए। फिर प्रिजर्व लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हमारी जो भाषाई विविधता है ना, हम चूंकि बहुभाषी देश में रहते हैं, हम मतलब हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन मतलब धर्म है। तो इन सबको में इनका संरक्षण करने के लिए, कुल मिलाकर के भाषाई विविधता का संरक्षण करने के लिए हमें ये पॉलिसीज लानी पड़ी। फिर इंकरेज मल्टीलिंग्वलिज्म, मतलब कि बहुभाषावाद को क्या करना है, हमें प्रोत्साहित करना है। साथ ही साथ में इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना। उसके बाद अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज लैंग्वेज, कि हमारे जो अल्पसंख्यक भाषी लोग हैं, जो अल्पसंख्यक भाषा को बोलने वाले लोग हैं, उनकी भी हम सुरक्षा कर सके। इस वजह से पॉलिसीज, ये प्रोविजंस लाए गए हैं, और इसका यही लाने का मेन उद्देश्य था। अब इसमें कुछ हमने हर जगह पर चैलेंजेस और चुनौतियां देखी ना, तो वैसे यहाँ पर भी कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां हम देखते हैं, जो कि भाषा विकास की एकता में कहीं ना कहीं वो बाधक बनती है। सबसे पहले हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी कंट्रोवर्सी, हिंदी बनाम गैर हिंदी विवाद हमें बहुत बार ये देखने को मिलता है ना, कि हाँ हिंदी को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, ये हमें बहुत बार इसमें चुनौतियां, फिर इसकी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा आंदोलन, रीजनल लैंग्वेज, कि हम कहते हैं कि हाँ इस लैंग्वेज की, इस रीजन के हैं तो ये होना चाहिए, तो हम अपने को कई बार सामने ला करके रखना चाहते हैं कि नहीं हमारी भाषा श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ हैं, इस तरीके से। फिर इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्टीज, है ना, इसका क्या, क्रियान्वयन की कठिनाइयां, कई बार हम ला तो देते हैं, है ना, जैसे एनईपी 2020 आई है, बट पूरी तरीके से भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, वो एप्लीकेबल उतने तरीके से हम नहीं कर पाए, उतना हम लोग प्रैक्टिकली भी नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें। इंग्लिश डोमिनेंस इन हायर एजुकेशन, बिल्कुल ये सच्चाई है कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का प्रभुत्व तो हम देख रहे दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को नॉलेज नहीं होती, बट वो अगर अच्छी इंग्लिश बोलता है ना, तो हमारी ये सोच होती है, अरे भाई ये तो बहुत पढ़ा लिखा है यार, इंग्लिश बोल देने से, इंग्लिश में बात कर लेने में से वो इंसान, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है,
या फिर वो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, ऐसा नहीं कह सकते यार। भाषा सब वही है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी सबकी उतनी ही समान इज्जत या समान रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए। बट आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन में ये डोमिनेट कर रही, हायर ही क्यों, हम प्राइमरी सेकेंडरी हर एजुकेशन में अगर देखना तो इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेट करती जा रही दिन ब दिन। ठीक, उसके बाद पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, मतलब राजनीतिक संवेदनशीलता कई बार हमें भाषा की वजह से ही देखने को मिल पाती है। हम भाषाओं को लेकर के टीका टिप्पणी करते हैं ना, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आइए अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। तो लैंग्वेज पॉलिसीज maintains unity in diversity and strengthens cultural diversity while supporting global communication। इसका मतलब भाषा नीति विविधता में एकता बनाए रखती है, सांस्कृतिक पहचान को क्या करती है, मजबूत करती है और वैश्विक संचार को समर्थन देती है। मतलब ये अनेकता में एकता बनाए रखती है, दूसरा हमारी अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है इसको मजबूत करती है और वैश्विक संचार को क्या करती है, समर्थन देती है। तो ये इस वजह से इसका महत्व क्या होता है, वो बढ़ जाता है। एंड फाइनली इसका हम कंक्लूजन देखें तो इंडियाज लैंग्वेज पॉलिसी एम्स टू बैलेंस नेशनल इंटीग्रेशन, कि हमारी जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या फिर कौन सी भाषा नीति, राष्ट्रीय एकता क्या है, भाषा की भारत की भाषा नीति है ना, जो राष्ट्रीय एकता और विद लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और भाषाई विविधता के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की सबसे मजबूत प्रक्रिया है। और इट प्रमोट्स मल्टीलिंग्वलिज्म व्हाइल रिस्पेक्टिंग रीजनल आइडेंटिटीज, यह क्षेत्रीय पहचान का सम्मान करते हुए बहुभाषावाद को क्या करता है, वो बढ़ावा देती है। मतलब हमारी भी भाषा अच्छी है, आपकी भी भाषा अच्छी है, आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है, मतलब सब कुल मिलाकर कहना कि सब अच्छी है। हमें किसी को डोमिनेट नहीं करना है, किसी की भाषा को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। तो सबकी हमारी भाषा एक ही है और हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे भाषा के आधार पर भी। तो इसी वजह से पॉलिसीज, ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। आई होप गाइस आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और गाइस जहाँ पे भी कोई डाउट होगा, because I'm not expert in this subject now, but still I'm trying to cover and also I'm learning with you guys ना। तो जहाँ पे भी आपको लगेगा आप हमें कमेंट करिएगा, आप हमसे पूछेगा, डेफिनेटली आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड योर क्वेश्चंस एज वेल आंसर, है ना। तो आपको क्या क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना है सारी अपडेट्स पाने के लिए। सो गाइस ये रहा आज का सेशन, मीन्स इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।